Welcome to the class, Dr. Dushan's physics classes. Today's topic is an electric dipole in a uniform electric field and I get torque. लास्ट जो हमारे दो लेक्चर्स थे वहां पे हमने देखा कि हमने किनकी वैल्यूज निकाली. वी हैव गॉट द वैल्यूज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ अ पॉइंट एट इक्वेटर और इन केस द पॉइंट वाज एट एक्सिस. ये दो केसेस हमने किए. अब मेरा जो इस क्लास का जो आपका टॉपिक है वो अब यहाँ पे जो है बड़ा ही सिंपल टॉपिक है. अब यहां पे आपका सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको ये देखना है कि अगर मैं यहां पे हमने निकालना कुछ नहीं है. यहां पे हमने कोई अलग से एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं निकालनी है. वी आर जस्ट गोइंग टू यूज सर्टेन थिंग्स टू गेट द बिहेवियर ऑफ अ डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिफॉर्म वैल्यू का मतलब क्या है कि जहां भी आप उसकी जिस एरिया में जिस स्पेस में आप उसकी वैल्यू देखोगे वहां पे उसकी वैल्यू यूनी होनी चाहिए. यूनी मींस सिंगल. मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि जिस जगह में जिस फील्ड में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जज करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे हर जगह ई की वैल्यू सेम रहेगी. जैसे ये आपके सामने आपका बोर्ड है. इस बोर्ड में अगर मान लीजिए ये बोर्ड ही आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. इस बोर्ड के किसी भी जगह पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे. चाहे यहां निकालिए, चाहे यहां निकालिए, चाहे यहां निकालिए, चाहे यहां निकालिए, चाहे यहां निकालिए. एट ऑल दीज पॉइंट्स द वैल्यू ऑफ ई, जो ई का वैल्यू होगा दैट शुड बी सेम. दैट शुड बी यूनी. यूनी मीन्स सिंगल. वो क्या होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए. देन वी वुड से दैट योर फील्ड, योर इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. चलिए, अब ऐसे फील्ड में हमें एक डायपोल रखना है. डायपोल मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके एक एंड पे एक पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरे एंड पे इक्वल बट नेगेटिव चार्ज हो. इसे हमने रख दिया वहां कहां जाके? उस इलेक्ट्रिक फील्ड में. तब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो डायपोल किस तरह से बिहेव करेगा ये आज हम देखेंगे. चलिए देखते हैं. अब हम क्या करते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि यू हैव टू रिप्रेजेंट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड. तुम्हें कैसे पता चलेगा या तुम कैसे विजुलाइज करवाओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका यूनिफॉर्म है? भाई, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन देखते हैं. अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. चलिए, अब आपके पास आ गया यहां, ये देखिए. नाउ these parallel lines which are at equidistant along their length. ये पैरेलल लाइंस जो है, आपको पता है पैरेलल लाइन के बीच सबसे बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी क्या होती है कि पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है. मैंने इन ये पैरेलल लाइंस जो है बच्चे, ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है एक इलेक्ट्रिक फील्ड को. और एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू हर जगह सेम है. तो पैरेलल लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. Now what we have to do? We have to place an what? We have to place a dipole there. अब मैं क्या करूंगा? मैं एक डायपोल को रखूंगा. डायपोल को मैं यूनिफॉर्मली एक डायरेक्शन में, लीनियर डायरेक्शन में नहीं रखूंगा. कि मींस मैं इस तरह से यूनिफॉर्म इस डायरेक्शन में नहीं रखूंगा. मैं एक जर्नल फॉर्मेशन ले लेता हूं कि मेरा डायपोल जो है वो कुछ इस तरह से है कि उसका एक चार्ज इस पॉइंट पे है, दूसरा चार्ज कहीं इस पॉइंट पे है. ज्वाइन कीजिए इन दोनों को. सो आपके पास ये है एक डायपोल.
जिसका माइनस क्यू चार्ज है यहां पे और प्लस क्यू चार्ज है यहां पे। मींस आपके दो पॉइंट्स जो है उनके दोनों पॉइंट्स पे एक पॉइंट ए जो है और एक पॉइंट जो आपका बी है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज। तो अब इस माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है भाई? डिस्टेंस वही ले रहे हैं हम पहले वाला ही, दैट इज इक्वल टू 2a। डिस्टेंस कितना है? 2a। मींस आपके पास ये जो ए बी लेंथ है इसका डिस्टेंस कितना है? 2a। और आपके ईदर चार्जेस कौन है? ईदर मतलब एक चार्ज, दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है? क्यू है। बस पोलैरिटी अपोजिट है। बी पॉइंट पे जो चार्ज है वो माइनस क्यू है और जो ए पॉइंट पे चार्ज है दैट इज प्लस क्यू। ये बात समझ आ गई आपको? चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, जब हमने उसकी वैल्यू निकालनी होती है। हम लोगों ने बच्चे पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द फोर्स अपॉन द चार्ज। दैट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स अपॉन चार्ज। ये चार्ज के कारण आपके पास आ गया है यहां पे। अब आप मुझे हमेशा कहोगे ड्यूरिंग दिस लेक्चर कि दिस फोर्स, ये फोर्स जो होती है बेटा ये किसके कारण होती है? सोर्स चार्ज के कारण। और ये वाला क्यू किसके कारण होता है? टेस्ट चार्ज होता है। भाई इस समय हमारे टेस्ट चार्जेस कौन कौन है? क्यू ही है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है, वो किसी और चार्ज ने बनाया हुआ है, हमने डायपोल रखा है किसी के चार्ज। मेरी बात समझ रहे हो? मेरा डायपोल जो है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से है। मींस बना बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड था, हमने इलेक्ट्रिक डायपोल उसमें रख दिया। इसका मतलब है जिसको रखा है वो टेस्ट चार्ज है। मींस प्लस क्यू और माइनस क्यू मेरे टेस्ट चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई है वो किसी और सोर्स चार्ज के कारण है, मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है। अब चलिए बात करते हैं। अब यहां पे जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रही है और फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर चार्ज है, तो हम यहां पे फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? दैट विल बी इक्वल टू, क्यू इस तरफ ले जाइए, दैट इज क्यू इंटू ई। ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? क्यू टाइम्स मींस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो चार्ज है, जिस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है उसका मैग्नीट्यूड ई से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स की वैल्यू बन जाएगी। ये बात समझ आ गई? अब चलिए देखते हैं, अगर ऐसा है तो अब यहां देखिए आपके पास दो फोर्सेस है बेटा। क्यों? क्योंकि चार्जेस दो है। एक फोर्स जो है एट पॉइंट ए है, ए पॉइंट वाली फोर्स को एफ ए लिख रहा हूं बेटा और बी फोर को एफ बी लिख रहा हूं। चलिए देखते हैं, एफ ए वाली जो फोर्स है वो चार्ज है वहां पे प्लस क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और बी वाली जो फोर्स है वहां पे चार्ज है आपका माइनस क्यू। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो, दोनों फोर्सेस, बोथ द फोर्सेस, both the forces acting on the two ends of dipole, दोनों एंड्स पे, डाइपोल के दोनों एंड पे जो फोर्सेस हैं आर इक्वल। बेटा दोनों का मैग्नीट्यूड एक है। कितना मैग्नीट्यूड है दोनों का? दोनों का ही मैग्नीट्यूड जो है दैट इज क्यू ई। दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू ई है। बट बात क्या है, एक प्लस है एक माइनस है। प्लस और माइनस का मतलब जानते हो आप कि दोनों एंटी पैरेलल है। दोनों क्या है? एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल मींस एक आपकी एक डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी पैरेलल है बट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। मींस बोथ द फोर्स एक्टिंग ऑन द टू एंड्स ऑफ डायपोल आर इक्वल बट अपोजिट, बट अपोजिट। एक इस तरफ जा रही है एक उस तरफ जा रही है, तो उससे हुआ क्या?
ये देखो ध्यान से, मैं फिर से डायग्राम पे जाऊंगा। आपके पास ये है एक रॉड, ये रॉड है, रॉड के टू एंड्स है। एक एंड पे फोर्स इस तरफ जा रही है और एक एंड पे फोर्स बिल्कुल पैरेलल है बट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। उससे होगा क्या, क्या होगा भाई, उससे होगा क्या कि ये आपकी जो रॉड है दैट विल हैव अ टर्निंग इफेक्ट। उसमें क्या आ जाएगा, एक टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा। बेटा जब टर्निंग इफेक्ट आ जाता है तो उस फोर्स को क्या कहते हैं, जो फोर्स टर्निंग इफेक्ट को कॉज करती है उसे कहते हैं टॉर्क या टर्निंग फोर्स, या टॉर्क का दूसरा नाम यहां जानते हो आप लोग क्या है, दैट इज मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो फोर्स हो गई जिसकी मूवमेंट है, मूवमेंट में वो क्या कर रही है, उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है। तो मेरी रॉड क्या करेगी, अपनी जगह पे रहती, उनके दोनों एंड्स घूमेंगे, सो दैट विल दिस लाइक दिस, इट विल स्टार्ट मूविंग, ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, टॉर्क आ जाएगी, टॉर्क आ जाएगी। और बेटा ये जो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस है कौन सी वाली, एफ ए और एफ बी, जो इक्वल है बट अपोजिट है, इन्हें कहेंगे कपल फोर्सेस। क्या कहेंगे, कपल कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे कहेंगे कपल। तो जब कपल बना, कपल करेगा, बनाएगा किसको, टॉर्क को। तो देखिए हो क्या रहा है, अब देखो डायग्राम को ध्यान से, ध्यान से डायग्राम को देखना। अब मैंने दोनों एंड्स जो है मेरे, मैं उन दोनों एंड्स के ऊपर फोर्सेस बन गई। एक फोर्स बन गई माइनस वाली, एक बन गई प्लस वाली। माइनस वाली जो फोर्स है बेटा, माइनस वाली जो फोर्स होगी, एक ये डायरेक्शन हो गई और इसके बिल्कुल पैरेलल। प्लस वाली मतलब सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन है तो यहां आ गई प्लस क्यू ई, और दूसरी वाली माइनस क्यू ई। दोनों इक्वल है बट अपोजिट है। अब इससे क्या होगा, मेरा डायपोल जो है वो घूमेगा, रोटेट करेगा, रोटेशन होगी, कपल बन गया, मेरा कपल बन गया। कपल में एक प्लस क्यू ई है, एक माइनस क्यू ई, इससे क्या आएगी, टॉर्क आएगी। तो अब बच्चे हमने क्या निकालना है, वही टॉर्क निकालनी है। और हम लोगों ने पढ़ी हुई है व्हाट इज अ टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू क्या होती है बेटा, टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, torque is always equal to the product of either force, क्योंकि कपल है, कपल में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। सो ईदर फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्स तो पता लग गई, अब उन दोनों के बीच में क्या निकालना है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डन। टॉर्क यही है, टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं हम टाउ से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स का डिस्टेंस हो रहा है, दैट विल बी इक्वल टू द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस किसके बीच में बच्चे, इन दोनों फोर्सेस के बीच में। चलिए देखिए फिर से डायग्राम पे आते हैं। जब फिर से डायग्राम पे आएंगे, अब ध्यान से देखना इसको। अब मैंने क्या किया है, चलिए डायग्राम पे आगे हम। अब मैं सबसे पहले क्या लूंगा, मैं सबसे पहले लूंगा बच्चे एक एंगल थीटा। ये एंगल थीटा क्या है, जो मेरा डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक एंगल बना रहा है। ठीक है, डन। चलिए अब देखते हैं। फोर्सेस का पता लग गया अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सिर्फ। ठीक है, अब मुझे यहां पे डिस्टेंस निकालना है। तो व्हाट वुड आई डू, मुझे फोर्स मेरे पास एक ही है, दैट इज प्लस क्यू ई, और दूसरी फोर्स है मेरी ये माइनस क्यू। इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैं क्या करूंगा, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा ताकि ये बी से जाने वाला जो डिस्टेंस है ये यहां बीट हो जाए। तो बी पॉइंट से मैं डिस्टेंस यहां पे ये एम पॉइंट पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, आपकी डायग्राम कंप्लीट हो गई। तो आपकी ट्राइंगल बन गई ए एम बी। एम के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है भाई, और यहां पे एंगल कितना है, ये थीटा है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है परपेंडिकुलर
डिस्टेंस। चलिए इस डायग्राम को हम नीचे बनाते हैं। अब डायग्राम आ गई मेरे पास। अब मेरी डायग्राम कुछ इस तरह से है। ये मेरी डिस्टेंस है, ये है मेरा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये मेरा परपेंडिकुलर है। यहां पे मेरे पास ये गैप आ गया। यहां है मेरा 90 डिग्री एंगल। ये है आपका ए पॉइंट, ये है बी। ए और बी के बीच का गैप है 2a। ये बेस एंगल है, बेस एंगल थीटा है। बेस एंगल बन रहा है डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। और यहां से ए पॉइंट एम के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा है। ए एम जो है, टॉर्क जो है, दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरा ए एम, और मुझे निकालना भी ए एम ही है। तो बच्चे हम लोगों को पता है कि जब हमें एक ऐसी साइड निकालनी हो जिसमें एक साइड, ट्राइंगल की एक साइड और एक एंगल दिया हो, वी आर वेरी हेल्पफुल टू द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखिए मुझे निकालना क्या है बच्चे, मुझे निकालना है परपेंडिकुलर। क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। मुझे दिया क्या है? मुझे दिया गया है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज दिया गया है, गिवन है। और एक दिया गया है मुझे बेस एंगल। बेस एंगल दिया हुआ है। अब हमें पता है, क्या पता है? मुझे पता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर रेशियो ऑफ, वेरी गुड, साइन ऑफ एंगल थीटा। अब बच्चे परपेंडिकुलर निकालना है, वो है क्या? ए एम है। हाइपोटेन्यूज क्या है? 2a है। किसके बराबर हो गया? साइन थीटा के। मुझे निकालना है ए एम, तो ए एम किसके बराबर हो गया? 2a साइन थीटा। चल, तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मिल गया, फोर्स भी। तो मुझे टॉर्क किसके बराबर हो गई? देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। मैग्नीट्यूड लेना अब आपको, क्यू इंटू ई। और आपके साथ डिस्टेंस कितना आ गया? 2a साइन थीटा। तो बच्चे क्यू ई आपकी आइदर फोर्स, आइदर मतलब कोई भी, क्यों? क्योंकि एक थी प्लस क्यू ई और दूसरी क्या थी? माइनस क्यू ई। तो दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लो, उसका मैग्नीट्यूड ले लेते तो वैल्यू क्यू ई ही आती। तो अब बच्चे आपको और किसी चीज से लेना देना नहीं है, यू जस्ट नीड द वैल्यू ऑफ दिस टॉर्क। तो ये आपके पास जो टॉर्क की वैल्यू बन रही है, दिस टॉर्क इज इक्वल टू, तो टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर हो गई? मैं थोड़ा सा इसको आगे पीछे कर रहा हूं, ई को अलग कर लेते हैं, क्यू इंटू 2a इंटू साइन थीटा। क्यू इंटू 2a, ये क्या बनता है? कौन बताएगा मुझे? हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू इंटू 2a? वेरी गुड, दिस इज p. So we got here p e sin theta। भाई ये स्केलर फॉर्म है इसकी टॉर्क की, तो ये आपको मिल गई टॉर्क की वैल्यू। और अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, टॉर्क वेक्टर फॉर्म, बेटा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ए बी साइन थीटा कैन बी रिटन एज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पढ़ा हुआ है हमने, ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है? ए बी साइन थीटा के बराबर। तो इसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे पी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ठीक है, अब आपके पास कुछ केसेस आते हैं, यहां तक समझ आ गया? पी साइन थीटा को मैंने क्या लिख दिया? पी क्रॉस ई। एक क्वेश्चन है वो मैं बाद में बताता हूं आपको। पहले बात आ गई कि केसेस क्या है। केसेस क्या है? केसेस क्या है कि टॉर्क की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? टॉर्क की वैल्यू बच्चे पीई और साइन ऑफ एंगल थीटा पे डिपेंड करती है। थीटा क्या है? थीटा है वो एंगल जो आपने इंक्लाइन करके रखा है उसको। अब थीटा अगर 90 हो, पहला केस देखते हैं, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री मींस आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और आपने डायपोल रख दिया यहां पे, ये इस तरह डायपोल रख दिया, तो आपके पास थीटा 90 हो गया। बेटा थीटा 90 हो गया, टॉर्क किसके बराबर है?
टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90 है। बेटा साइन 90 कितना होता है? साइन 90 इज 1, साइन 90 इज 1। चलिए देखते हैं, कोई और केस लेते हैं, देखते हैं किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। दूसरा केस लेते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है और मेरा जो ये दोनों की डायरेक्शन सेम है। थीटा 0 हो गया, थीटा 0 हो गया तो साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0 ही होता है। साइन 0 0 मींस टॉर्क क्या हो गई? 0 हो गई, टॉर्क भी 0 हो गई। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आ रही है? जब थीटा कितना होगा? नेगेटिव 90 डिग्री। सो आपके पास एक क्वेश्चन है, टॉर्क विल बी मैक्सिमम फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, या कह सकते हो जब डायपोल जो है, डायपोल इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप रखोगे अपने डायपोल को, उस समय टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। उस समय टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ये तो बात हो गई कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, लेकिन मैंने तो ऊपर रिप्रेजेंटेशन जो टॉर्क की दी है, जो टॉर्क की रिप्रेजेंटेशन आई है, दैट रिप्रेजेंटेशन इज ऑफ दैट ऑफ अ वेक्टर। तो कौन मुझे बताएगा कि अगर मुझे P तो हमारा डायपोल मूवमेंट है, E मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जब मुझे P और E की डायरेक्शंस पता है, तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? कौन बताएगा मुझे टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? इस फॉर्मूला से क्या डायरेक्शन मिलेगी आपको? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हियर? चलिए टॉर्क भी छोड़ दो, मैं तुम्हें पूछता हूं, रिजल्टेंट अगर हो आर वेक्टर किसके बराबर हो? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर, ठीक है? तो उस समय आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर गिवन हो आपको, तो आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है भाई? बच्चे आर वेक्टर जो होता है, जो रिजल्टेंट होता है वेक्टर का, इसकी जो डायरेक्शन होती है, वेक्टर की डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ, जो कंपोनेंट वेक्टर दोनों की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। ये बात समझ आई? तो डायरेक्शन क्या होगी टॉर्क की? टॉर्क की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू बोथ, परपेंडिकुलर टू बोथ डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ आ गई आपको? तो परपेंडिकुलर होगी, तो अब आपको पता लग गया नंबर एक चीज, टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब आपके पास क्या होगा? जब आपके पास क्या होगा? आपका जो डायपोल है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। नंबर दो, डायरेक्शन जो होगी टॉर्क की वो क्या होगी? P और E के परपेंडिकुलर। मान लीजिए आपके पास P जो है और E जो है, अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इफ ऐसे कल केस ले रहा हूं मैं आपको कि डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आगे ही परपेंडिकुलर है, मान लीजिए E एक्स एक्सिस के अलोंग है, P आपका Y एक्सिस के अलोंग है, तो आपका जो टॉर्क होगा वो कहां होगा? इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और बेटा X और Y के परपेंडिकुलर कौन होता है? Z एक्सिस। तो टॉर्क विल बी along the third mutually perpendicular axis. So torque will always be perpendicular to P and E. चाहे दूसरा केस P और E हो सकता है पॉजिटिव, या कह सकते हो P और E के बीच में हो सकता है 90 डिग्री एंगल भी ना बने, लेकिन अगर P और E के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो आपने देखा कि अगर ये एंगल थीटा होता है, थीटा है 90 डिग्री, तो टॉर्क क्या होगी? टॉर्क विल बी मैक्सिमम। और टॉर्क अगर मैक्सिमम होगी तो उसकी डायरेक्शन कहां होगी? उन दोनों के परपेंडिकुलर। तो उस समय तीनों चीजें परपेंडिकुलर होंगी,
टॉर्क भी, पी भी और ई भी। एट दैट टाइम ऑल दीज थ्री वैल्यूज विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये बात समझ आई आप लोगों को? क्या था टॉर्क? टॉर्क पता है आपको, टॉर्क तो आपने पढ़ा हुआ है, मोशन में पढ़ा है, काइनेटिक्स में पढ़ा है कि टॉर्क एक टर्निंग इफेक्ट होता है। कब होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट के, किसी भी सिस्टम के दोनों एक्सट्रीम एंड्स के ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगती है तो एक बन जाता है टॉर्क। अब हमने क्या किया, एक डायपोल को रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो हम लोगों ने वहां क्या एक्सपीरियंस किया कि उसके दोनों एंड पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रही थी। एक क्या हुई, एक ये इक्वल थी और अपोजिट थी, तो उसने बना दिया कपल। उसने क्या बना दिया, कपल। कपल से क्या बन गई, टॉर्क, और उसी टॉर्क की वैल्यू हमने निकाल दी। तो ये बात समझ आ गई आपको? अब मैं आपको एक छोटा सा एक क्वेश्चन दूंगा, आपने जो सॉल्व करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको देता हूं इसी आर्ट। पहले तो डायपोल मूवमेंट निकालते हैं। क्या क्वेश्चन है, टू चार्जेस, दो चार्जेस है आपके पास। बच्चे ये साथ साथ में नोट करते जाना है। टू चार्जेस, एक की वैल्यू है 1 इज +5 माइक्रोकूलम, एक है +5 माइक्रोकूलम एंड अदर इज -5 माइक्रोकूलम। एक प्लस एक -5, और डिस्टेंस क्या है, आर प्लेस्ड एट, कहां रखे हुए हैं, एट 1 mm अपार्ट। दोनों को कहां कहां रखा हुआ है, 1 मिलीमीटर अपार्ट रखा है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बाई पी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। पहले वाला बहुत ही आसान है। क्या क्या दिया हुआ है आप देख सकते हो, चार्ज दिया है, डिस्टेंस दिया है, आपको पी निकालना है। डन। दूसरा, आपको टॉर्क निकालने का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एन इलेक्ट्रिक डायपोल हेल्ड एट, ध्यान से, हेल्ड एट 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री है विद रिस्पेक्ट टू, किसके साथ, विद इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी जाए, एक्सपीरियंसेस, इसको क्या होता है, इसको एक्सपीरियंस होती है क्या, टॉर्क। टॉर्क टी है, कैपिटल टी है। कितना एक्सपीरियंस हो रहा है, 9 × 10⁻26 न्यूटन मीटर। यूनिट क्या है टॉर्क के, न्यूटन मीटर। आपको क्या निकालना है बच्चे, आपको निकालना है अगेन डायपोल मूवमेंट। चलिए दोनों क्वेश्चंस मैं आपको समझाता हूं। पहला क्वेश्चन ऊपर वाले की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ये समझ आ रहा है क्या किया है हमने, क्वेश्चन समझ आए आप लोगों को? देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, मैं आंसर नहीं निकाल रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको चार्ज दिया गया है, कितना, 5 माइक्रोकूलम। डन। और आपको डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस मींस हमारा डिस्टेंस ही उसमें क्या होता है, 1 mm। 1 mm को बच्चे क्या लिख सकते हो आप, 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। सो 2a की वैल्यू है 10⁻³ मीटर। चार्ज आपके पास ये है, क्योंकि मैं साइन नहीं ले रहा हूं, मुझे दोनों प्लस है एक माइनस है। माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6। सो इट इज 5 × 10⁻⁻6 कूलम। तो चार्ज मिल गया, तो P किसके बराबर होता है, हमें P निकालना है। सो P इज इक्वल टू Q × 2a। Q आ गया 5 × 10⁻⁻6 इंटू 2a आ गया 10⁻⁻3। इतने यूनिट्स आपने निकाल लेना है, किसकी वैल्यू,
ये आपने मुझे निकाल के सेंड करना है, पी की वैल्यू निकाल देनी है। ये फर्स्ट। जी जी बेटा, डन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में इलेक्ट्रिक डायपोल जो है, थीटा इज गिवन टू यू, थीटा इज गिवन टू यू दैट इज 30 डिग्री। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है 10 की पावर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। Then you have been given the value of the torque. Torque is equal to 9 into 10 raised to power minus 26 न्यूटन मीटर। टॉर्क दिया गया है, ई दिया गया है। चलिए, ये चीजें आपको दी गई, हाँ तीन ही चीजें दी गई। अब आपको क्या निकालना है, पी। मुझे फॉर्मूला अभी पता है, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। डन। मुझे पी निकालना है, जिसको निकालना है बेटा उसको एक तरफ रहने दो, तो टॉर्क अपॉन ई साइन थीटा हो जाएगा। बस बच्चे आपने ये वैल्यूज डालनी है, टॉर्क की वैल्यू डालो, साइन थीटा की वैल्यू डालो, ई की वैल्यू डालो, एंड गेट मी द वैल्यू ऑफ दिस। ये आंसर्स मुझे आपने भेज देने हैं, मुझे सेंड कर देने हैं, ठीक है। सो देखते हैं क्या आप निकाल पाते हो। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने कर भी लिया होगा, बहुत ही आसान है ना। इट इज, पहले वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। इट इज 10 raised to -6 and -3, इट इज 5 into 10 की पावर -9 यूनिट्स, है ना। यूनिट्स मीन्स कूलम मीटर। पहले वाले का तो यूनिट ही बन गया, 5 into 10 raised to power -9 कूलम मीटर। ये पहले वाले का आंसर आ गया। दूसरे वाला भी आपने मुझे सेंड करना है, द आंसर विल ऑल्सो बी इन कूलम मीटर्स, यू हैव टू गेट इट।